तो कुछ कुछ तो याद होगा आपको। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। दिख रही है आपको? हेलो। यस मैम। ओके। तो आज हम ये गवर्नेंस, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। एंड दीज थ्री, जो भी तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि पूरी कंट्री का स्ट्रक्चर, उनके सिटीजन्स और जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी सिस्टम बनता है, वो इन तीन वर्ड्स से बनता है। और ये जो तीन वर्ड्स हैं, दे हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो संविधान है वो डिफाइन करता है क्या गवर्नेंस है, क्या उसकी पॉलिसीज हैं, कैसे वो वर्क करेगा और कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ये तीनों चीजें जो हैं, जिस बॉडी से या जिस डॉक्यूमेंट से गवर्न होती है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से डेफिनेशन है इसकी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट विच इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स अ गवर्नमेंट सिस्टम वर्क। तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री किस तरह से रन करेगी, उसके जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो किस तरह से उनकी जो लाइफ में वो किस तरह से अपना काम करेंगे, किस तरह से जो बाकी की चीजें हैं, फॉरेन पॉलिसीज हैं, होम मिनिस्ट्री, जो घर की जो विद इन द कंट्री जो जैसे पॉलिस है, या डिफेंस सिस्टम है, या फाइनेंस है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं, या इकोनॉमी है उस कंट्री की, वो किस तरह से वो रन करेगी, किस तरह से जो है सिस्टम वर्क करेगा, वो जो बॉडी है, वो जो डॉक्यूमेंट है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, इन 1787 इट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का, वो कौन सा है? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में जो है ये बना। और जो मैग्ना कार्टा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको उसका ओरिजिन जो है वो यूके में है। एंड इट completed 800 years in 2015। मतलब 2015 में जो है 800 साल पूरे किए किसने? जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो अनरिटन है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन इट इज कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फंडामेंटल राइट्स। तो जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं, उसके लिए, और जो सभी कॉन्स्टिट्यूशंस जो बने हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, उसको उसका मदर कहा जाता है। इसलिए इसको बोला गया है मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पहले जो असेंबली बनाई गई, तो ये जो आइडिया था, ये आइडिया जो दिया था, वो मिस्टर एम एन रॉय ने दिया था, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं थे। और 1946 में एक असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, वो एडॉक चेयरमैन बने, और बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट चेयरमैन बने। एंड आफ्टर दैट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बने, जिन्होंने पूरा संविधान को ड्राफ्ट किया, बनाया, लिखा एक तरह से। तो उसका क्रेडिट जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसलिए दिया जाता है। और 11th of November 1949 को Constituent Assembly approved the Constitution, and on 26th of January 1950 it is came into existence, मतलब in effect। वो वर्किंग में आया 26 जनवरी 1950, जिसको कि हम रिपब्लिक डे की तरह हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं। सो ओवरऑल जो पीरियड लगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनने में, और इसको ड्राफ्टिंग में, और फाइनली अप्रूवल में, वो था 2 years 11 months and 8 days।
और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं वो 395 आर्टिकल्स हैं, और उन आर्टिकल्स के 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें 389 मेंबर्स थे, और 296 जो थे दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, एंड 93 जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेटिव स्टेट्स थे। तो ये एक डेटा है जिसको कि आप जितना याद कर सकें ठीक है। फिर सैलिएंट फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जो मेन एस्पायरिंग फैक्टर्स हैं वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं इसके वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, फेडरल सेटअप जो है मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का की जो कार्य प्रणाली है या जो उसकी वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो यूएस गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया। और फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1935, उससे कुछ चीजें जो है वो ली गई। और प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है कि ये फेडरल पॉलिसी है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक एग्जिस्टेंस है, उसकी गवर्निंग पावर है उसके पास में, और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग तरह की पावर है। तो ये दोनों के कोऑर्डिनेशन से जो है पूरी कंट्री रन करती है। फिर इसके क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट्स सोवर्जिनिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सोवर्जिन मीन संप्रभुता, मतलब इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि इट इज द ग्रेटेस्ट पावर, ना, सुपीरियर है। सबसे पहले यदि किसी का नाम आता है तो वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसका जो भी चीजें एक कंट्री में होती हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे किसी रूरल डेवलपमेंट के लिए हो या अर्बन के लिए हो, या कोई भी पॉलिसी मेकिंग है इंक्लूडिंग एजुकेशन, फाइनेंस, है ना, और या फिर कॉमर्स, कोई भी सेक्टर, सब चीजें जो हैं सबसे पहले, या फिर जस्टिस, इवन न्याय, जो मेन जो सिटीजन का एक तरह से राइट है, वो सारी ही चीजें सबसे पहले किस पे डिपेंड करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे। सो दैट्स व्हाई इट इज सोवर्जिन एंड सोशलिस्ट, है ना। बहुत सारे जो सोशली भी जितनी भी चीजें हैं वो भी इसके अंदर हैं, जैसे कि आपका सोशली आप किस तरह से, आपके पास में राइट्स हैं या ड्यूटीज हैं, या आपस में आपको किस तरह से रहना है ना। सेक्युलर है, सेक्युलर का मतलब है कि अपने अपने रिलीजन को आप रिस्पेक्ट दे सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, है ना, वट एवर जो भी आप अच्छा समझते हो। और डेमोक्रेटिक है, मतलब कि डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक है, दैट्स व्हाई इट इज रिपब्लिक। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वी हैव अ पार्लियामेंट, है ना, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो उस तरह का हमारा गवर्नमेंट है। फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिसमें कि कोई भी गवर्नमेंट का जो है वो उसका पावर जो है वहां पे नहीं चलता, इट इज इंडिपेंडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट जो है वो स्टेट वाइज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जो रीजन वाइज हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है ऑल ओवर द कंट्री, वो सुप्रीम हेड है। यदि कोई वहाँ अपील करता है तो वो हाईएस्ट जुडिशियरी का एक तरह से कहना चाहिए कि उसके आगे और कुछ नहीं है। दिस इज द हाईएस्ट वे टू अप्रोच फॉर द जस्टिस। तो और वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी गवर्नमेंट से, किसी पार्टी से या किसी भी मनी से इस तरह से अफेक्टेड नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप हमारे कंट्री में अलाउ करते हैं कि इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहेंगे। यदि आपने किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लिया है तो आपको इंडियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप नहीं देती है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ ड्यूटीज हैं जो आपको जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनको वो ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ता है। फिर है preamble of the to the constitution. Preamble means you can say the introductory phase of a document, या फिर आप ये कह सकते हो कि which is the reflection of the core constitution values, जो भी constitution में अंदर लिखा है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो एक तरह से छोटे
जो एक प्रस्तावना तो नहीं कहेंगे इसको, एक ब्रीफिंग है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि एक पेज में जो है आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर दिया। तो वो ये कहता है, उस प्रियम्बल में क्या लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitution constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens through justice, liberty of thought, expressions, belief, faith, worship, equality of status and opportunities, fraternity by assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। मतलब जस्टिस के लिए अपने जो स्वतंत्र विचार आप रख सकते हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, आप किसी भी चीज पे विश्वास कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, उस पे विश्वास कर सकते हो, किसी भी धर्म में जो है पूजा पाठ या जो भी उसके कस्टम्स हैं उसको फॉलो कर सकते हो। और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हर किसी को आगे बढ़ने का, पढ़ाई करने का जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, हर किसी इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट करना, उतना ही रिस्पेक्ट एक गरीब का भी, गरीब भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि एक जो मनी वाला या फाइनेंशियली जो बहुत स्ट्रांग है या पॉलिटिकली पावरफुल है उसका, और एक गरीब या कमजोर उसका भी रिस्पेक्ट जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। यूनिटी, सभी के बीच में जो है भाईचारा हो, यूनिटी हो, इंटीग्रिटी है, ये नेशन के लिए सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी चीज है। तो इस तरह से इसमें ये कहा गया। और 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 में, ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ये ऐड किए गए, ये आप याद रख सकते हैं। और जो 42nd अमेंडमेंट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, क्योंकि इस अमेंडमेंट इसमें जो है बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो 42nd अमेंडमेंट है, तो इसलिए इसको मिनी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो कंसेप्ट जो है वो हमारे प्रियम्बल का वो यूएसए से लिया गया, लैंग्वेज जो है उसकी फ्रांस से ली गई। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसमें 3 बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी, पार्लियामेंट और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेस हैं, अपर लोअर, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम पावर रखता है। और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, बहुत तरह के कोर्ट्स होते हैं। अब जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मैंने आपको बताया कि देयर आर 395 आर्टिकल्स in 22 parts and 8 schedules at the time of commencement, but अभी जो है वो 448 articles हैं in 25 parts and 12 schedules। तो earlier when it was constituted, when it was formed constitution, at that time 395 12 पार्ट्स 8 शेड्यूल थे, और अब जो है वो 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। और हमारी जो कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री एज सच तो नहीं कहते इसको, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज हिंदी, और इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी लैंग्वेज है। और देर आर 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का मतलब ये है कि वो भाषाएं जो न सिर्फ बोली जाती हैं बल्कि उनके स्क्रिप्ट भी हैं, उनका एक लिटरेचर है ना, वो लिखी जाती हैं, एक तरह से प्रॉपर सिस्टमेटिक उसका वर्जन है, तो उनको लैंग्वेजेस बोला जाता है, उनको भाषाएं बोला जाता है। अदरवाइज जो होती हैं वो होती हैं बोलियां। बोलियां जो है वो इसी तरह रीजनल एक तरह से भाषा हम उसको नहीं बोलेंगे, बोली बोलेंगे उसको, कि जो सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए काम में ली जाती है, उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना, वो कोई उसको आप लिखना और उसका सब पूरा जो एक सिस्टमेटिक ग्रामेटिकल पोर्शन है वो नहीं होता है, वो सिर्फ एक कम्युनिकेट करने का साधन होता है।
तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1949 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। ये याद कर लीजिए, कभी पूछ सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में है। तो पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 टू 35 में जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 टू 18 आर्टिकल में है। राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 टू 22 में है। और आर्टिकल 19 में जो है 6 फंडामेंटल फ्रीडम दिए गए हैं, जो कि स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, फॉर्म एसोसिएशंस, है ना, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, एंड देन योर प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, जो भी आप चाहें वो अपने लाइवलीहुड के लिए लिख सकते हैं। स्पीच कोई भी अपने जो विचार हैं वो आप बोल सकते हो, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हो। असेंबली मतलब कहीं पर भी अपना ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, है ना। एसोसिएशंस बना सकते हैं हम। मूवमेंट यानी कि कहीं भी घूम सकते हो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पे भी ऐसा कुछ परमिशन की जरूरत नहीं है आपको। कहीं पे भी कुछ रीजन को छोड़ करके आप कहीं पे भी अपना घर ले सकते हो, बना सकते हो। और डिपेंड करता है कि उस स्टेट की क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या पॉलिसीज हैं। एज पर देयर नॉर्म्स आप कहीं पे भी रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। कोई भी प्रोफेशन जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अपने आप को काबिल समझते हैं, वो आप ऑप्ट कर सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यदि कहीं पर ऐसा लगता है कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप आवाज उठा सकते हो आर्टिकल 23, 24 के तहत। एंड देन राइट टू फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन, रिलीजन आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो अंडर आर्टिकल 25 टू 28। कल्चर और एजुकेशनल राइट्स हैं आपको आर्टिकल 29 टू 31 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं 32। और इसको जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, किसको, आर्टिकल 32 को, विच इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब कि यदि कहीं कुछ दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो उसका जो किसी भी नागरिक को, है ना, किसी भी सिटीजन को, तो वो जो है इस राइट को यूज कर सकता है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं कि ये कहाँ से लिए गए, आयरिश रिपब्लिक से ये लिए गए। और इनका जो एम था वो टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी कंट्री में लाने के लिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो आर्टिकल 51A में है, याद रखेंगे इसको। सिटीजनशिप हमारे यहाँ सिंगल है, वो बर्थ से भी हो सकती है, रजिस्ट्रेशन करा करके भी कोई फॉरेनर यदि यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है ना। यदि उसके कोई पूर्वज यहाँ रहे हुए हैं, डिसेंट्स हैं, तो वो आ सकता है। नेचुरलाइजेशन मतलब यदि नेचुरली यहाँ पे बर्थ हुआ किसी का या इस तरह से कुछ है, तो उसको ये सिटीजनशिप मिल जाती है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा कि यदि आपने कुछ इस तरह का काम किया जो कि अगेंस्ट द रूल्स है ना, या फिर आप दूसरी कंट्रीज की आप सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो टर्मिनेट हो जाता है। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, तो प्रेसिडेंट जो है उसको भी पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट जो मेंबर है वो कह सकते हो आप। वो डायरेक्टली लोकसभा राज्यसभा में नहीं आते, लेकिन इट इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट सिटीजन। तो इसलिए पार्लियामेंट में सबसे पहले द प्रेसिडेंट, देन लोकसभा विच इज द लोअर हाउस, राज्यसभा विच इज द अपर हाउस। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 238 जो हैं वो स्टेट और यूटीज के होते हैं। 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट से, एंड 6 ईयर टर्म होता है उनका, और ये परमानेंट बॉडी है। एंड 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 इयर्स में रिटायर हो जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं। लोकसभा में देर आर 530 सीट्स, जो स्टेट्स के पास में है, 20 यूटीज के पास में है, और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए है। और इसका जो टर्म है वो 5 इयर्स का होता है। स्पीकर जो है वो चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा में। स्पेशल पावर जो है लोकसभा के पास है, बिकॉज इनिशिएशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नॉन कॉन्फिडेंस वोट जो है, मोशन जो है वो यहीं से जनरेट होगा।
मनी एंड फाइनेंशियल बिल्स जो हैं वो दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। एंड देयर आर 3 सेशंस होते हैं इसके। एक बजट सेशन होता है जो ईयर के स्टार्टिंग में जनवरी टू मार्च अप्रैल तक चलता है। फिर मॉनसून सेशन होता है जुलाई अगस्त में। विंटर सेशन होता है नवंबर दिसंबर में। एंड इन बिटवीन आप अपने जहाँ भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पे आप जाइए, अपना काम करिए, वहाँ की प्रॉब्लम्स और जो भी चीजें वहाँ पे आपने की या कोई मैटर है वो आप जो है लोकसभा में आके सबके साथ मिनिस्टर्स के साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं और कुछ जो है गाइडलाइंस वहाँ पे ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है। चीफ जस्टिस इसके मेन जो है हेड होते हैं और 30 दूसरे जजेस होते हैं। आर्टिकल 124 एंड 217 जो है वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस किस तरह से होंगे, है ना। हायर जुडिशरी बाय जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। एंड आफ्टर कंसल्टिंग द सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके कंसल्टेंसी से उससे कंसल्ट करके जो है वो और अदर जजेस से कंसल्ट करके वो अपॉइंट करते हैं। तो प्रेजेंट सिस्टम फॉर द सेम वाज अडॉप्टेड इन 1993 नोन एज कोलेजियम सिस्टम। इस सिस्टम को कहा गया कोलेजियम सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया 1993 में। यूनियन बजट जो है वो आर्टिकल 112 में स्पेसिफाइड है। और ये जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, मनी बिल जिसको हम कहते हैं, कि कितना जो है आपने एक्सपेंड किया और अगले जो बजट में आप किसके लिए कितना लेके आते हैं, किसके लिए कितना आप ग्रांट जो है वो सैंक्शन करेंगे या किस पे कितना खर्च करेंगे। जो आपका टोटल अमाउंट जो फाइनेंस है आपके पास में, जो मनी है आपके पास में, और टैक्स के बारे में और चीज़ों पे कितना क्या टैक्स लगेगा इनकम पे या जो मतलब एक तरह से कॉमर्स का पूरा जो डेटा है वो इस बिल में वो लेके आते हैं और पब्लिक को और जो भी गवर्नमेंट है वो आपस में डिस्कस करके और फिर पब्लिक को के सामने लाया जाता है कि भाई ये इस तरह से अगले जो साल में इस तरह से काम होगा, इस तरह से टैक्स लगेंगे और किस फील्ड में, किस डिपार्टमेंट में या किस सेक्टर को कितना पैसा जो है वो दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, ये सारे डिटेल्स इसमें होते हैं। फिर नीति आयोग जो है वो बना 1 जनवरी 2015 को। अर्लियर इट वाज नोन एज प्लानिंग कमीशन। इसको जो है प्लानिंग कमीशन बोलते थे और जनवरी 2015 के बाद में इसको नीति आयोग बोलने लगे। इट इज यू कैन से अ पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग, क्योंकि it makes the policies for different sectors and it provides the strategic and technical advice to the center and as well as state governments। और चेयरपर्सन जो है उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। गवर्निंग काउंसिल्स जो हैं वो उसमें जो है चीफ मिनिस्टर्स जो हैं स्टेट के और गवर्नर्स जो हैं यूटीज के, ये सारे उसके काउंसिल के मेंबर होते हैं। और भी एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं और प्रैक्टिशनर्स जो हैं स्पेशल इंडिया से वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय पीएम। और फिर एक तरह से एक बॉडी बनती है विच मेक्स द पॉलिसीज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स इन द कंट्री। फिर एक एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई 2005 में। तो ये आर्टिकल 19(1) जो है वो स्पेसिफाई करता है दैट द आरटीआई इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। आरटीआई जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, वो एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलिसी आ रही है, किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्टर में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसकी कमियां हैं, ये है किसी सिटीजन के है उसके बारे में, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन रेज करके या जो है क्वेरी रेज करके वो उसका आंसर ले सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे? टू एम्पावर द सिटीजन, टू मेक द गवर्नमेंट सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, है ना, करप्शन से थोड़ा सा निजात मिले,
और डेमोक्रेसी जो है इट वर्क मे वर्क बेटर, एंड विजिलेंस हो, सबके ऊपर निगरानी हो, और तो इस तरह से इसको बनाया गया. And there is a portal which created by the Ministry of Personal and Public Grievances and Pensions. तो मिनिस्ट्री ने इस पोर्टल को बनाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI को. और जो नॉर्मल केस में जो है 30 डेज में आपको आंसर मिलता है, एंड कंसर्न लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, यदि इस तरह का है तो बहुत अर्जेंट है तो 48 आवर्स में भी आपको आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं. आवाज आ रही है ना आप सबको? यस मैम. ओके, समझ आ रहा है? यस मैम. ये तो थोड़ा फास्ट है, फास्ट ही चलना है, तो क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे 15-20 मिनट में, तो अच्छा रहेगा. और उसके बाद में लोकपाल और लोकायुक्त बने 2013 में. ये जो नई नई चीजें हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको. मेन ऑब्जेक्टिव इसका भी यही था, टू प्रिवेंट द करप्शन, एंड लोकपाल फॉर यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर स्टेट. जो लोकपाल है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए, लोकायुक्त जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है. 1809 में फर्स्ट जो लोकायुक्त, ये जो कंसेप्ट लिया गया, ये स्वीडन से लिया गया. इट इज फर्स्ट बीन डन इन स्वीडन इन 1809. Just think how you know how back, how much they are so much you can say attentive towards the governance of the country. और उसके बाद में एक GGI है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स. तो इसमें जो है वो सुपरवाइज करते हैं वेरियस स्टेट्स की गवर्नमेंट की तरह से, जो है वो पर्सनल एंड पब्लिक डीलिंग करते हैं, किस तरह से पेंशन्स को डीलिंग करते हैं. तो इस तरह से ये भी जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने रिलीज किया. ये परफॉर्मेंस जो है वेरियस स्टेट गवर्नमेंट की, उसको इम्प्रूव करने के लिए. सो देर आर 10 सेक्टर्स इनटू द कंसिडरेशन. कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसपे गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो सुपरवाइज करता है, देखता है. तो वो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसा है स्टेट का, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से काम करता है, किस जो है वीकर सेक्शंस हैं, सोशली भी और फाइनेंशियली भी, उनके लिए वेलफेयर के लिए किस तरह से पॉलिसीज बनाई या कितना डेवलपमेंट इसमें हुआ. जुडिशियल सेक्टर उसका कैसा है, पब्लिक सिक्योरिटी यानी कि पुलिस जो है, और उसमें ट्रैफिक भी आ जाएगा, ट्रैफिक पुलिस भी आ जाएगा, क्राइम भी आ जाएगा. और जो सोशली जो केसेस होते हैं, जुडिशियल केसेस, वो किस तरह से डील करती है वो गवर्नमेंट. और एनवायरनमेंट में के बारे में कितना काम हुआ है ना. तो इस तरह से, और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन्स को कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी भी सेक्टर में, जैसे कि वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, आपको कितना टाइम लगता है उस आपके काम को करने में. तो ये सारी चीजें जो है वो देख करके, और फिर ये GGI इंडेक्स बनाया जाता है, और फिर बताया जाता है कि भाई कौन सी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट है. तो अभी जो लेटेस्ट आया है वो तमिलनाडु फर्स्ट है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, इस तरह से लेते हैं. न्यू एजुकेशन जो है टॉपिक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको बोलते हैं. और इस ये जो है एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में जो बना, उस पे फिर जो है इसको आगे ड्राफ्ट किया गया. और चेयरपर्सन जो थे वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे. और ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा जो आपने पढ़ा होगा इसमें एनवायरनमेंट में, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द गोल 4 गोल जो SDG है, उसके 4 गोल है जो 2030 का एजेंडा है.
तो उसमें जो है उसके अंतर्गत ये पॉलिसी जो है वो बनी। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इट इज द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 1960 एंड 1986। ये दो पॉलिसीज का नाम याद है आपको? 1968 में कौन सी थी, 1986 में क्या थी? हम्म, किसी को याद है? हेलो? मैम हाँ आवाज मैम, नहीं आ रही थी। आ रही मैम, आ रही है। हाँ बोलिए मैम, क्या आवाज बोल रहे थे? आ रही है मैडम, आ रही है। आ रही है ना? तो मैं ये हाँ, पूछ रही हूँ कि 1968 और 1986 ये दो एजुकेशन पॉलिसीज बनी थी, इसके बारे में कुछ पता है आपको, कुछ याद है? यस मैडम, पढ़ाया है मैडम ने जो पहले थे सर कुछ। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ना, ये जो चीजें मैं बीच बीच में बोलती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है या इस तरह से, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आते हैं। और 10 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है आपका। और भले ही मैथ्स में कुछ हो ना हो या बाकी चीजों में, पर ये जो चीजें हैं ये थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं एकदम समझना, या कुछ कुछ डेटा है जिसको कि यदि आप करते रहोगे तो आराम से ये मार्क्स आपको मिल सकेंगे। बस इतना ही है कि ये थोड़ा सा आप देखते रहो। अच्छा, इसी एजुकेशन पॉलिसी में जो MHRD है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो चेंज हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ये भी याद रखना है आपको। और ये 4 पार्ट्स में जो है इन्होंने इस एजुकेशन को डिवाइड किया। पहला स्कूल एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, फिर एडल्ट एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, मेकिंग इट हैपन। तो ये एजुकेशन पॉलिसी इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अब इसमें देखिए कि किस किस तरह से है, कि इसको बहुत डिटेल में मैं नहीं करूंगी, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, प्रिपरेटरी जो है वो इन्होंने इस तरह से किया है 3+2 में। 3+2 में कैसे कि 3 इयर्स जो है और 2 में जाएगा। उसके बाद में जो है वो 3 इयर्स का, वॉइस ब्रेक, सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रही है मैडम, वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी। वॉइस ब्रेक। अब नो मैम। अब आ रही है आवाज? यस मैम। हेलो? वो आ नेटवर्क रही है शायद मैम। थोड़ा सा आ रही है। अच्छा, तो ये जो है 3+2 इयर्स का इन्होंने प्रिपरेटरी रखा है। और उसके बाद में 3 इयर्स जो है क्लास 3 to 5, ये इन्होंने 8 to 11, ठीक। और फिर 3 इयर्स जो है 6 to 8, जो कि हम पहले मिडिल स्कूल कहते थे, उसमें एज ग्रुप है 7 to 14, to 12। तो जो फर्स्ट 5 ईयर जो Ma'am, your voice is 3 to breaking. 5, एक मिनट। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ अभी, 1 मिनट में चेंज करती हूँ नेटवर्क। अभी आ रही है ठीक से? अभी आ रही है मैम। और ये एजुकेशन पॉलिसी वाला दोबारा से बता देना, क्योंकि इसमें सारी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, तो समझ नहीं आ रही। अभी आ रही है या मैं चेंज करूँ नेटवर्क?
आ रही है मैम, अभी आ रही है। अच्छा ठीक है, ब्रेक हो रही हो तो आप बता देना, है ना, नेटवर्क चेंज कर लूंगी मैं फिर। तो इसमें ना 4 सेक्शंस में इन्होंने एजुकेशन को डिवाइड किया है, मतलब कि जो स्कूल एजुकेशन है। तो फर्स्ट जो है वो प्रिपरेटरी सेक्शन है। इसमें यदि जो बच्चा है वो 3 इयर्स का है तो उसको आप आंगनवाड़ी और प्री स्कूल बाल वाटिका में डाल सकते हैं। और उसके बाद में जो है ये 6 to 8 इयर्स में ये क्लास 1 और 2 इयर्स का कोर्स करेगा। और फिर 3 to 5 क्लासेस के लिए 8 to 11 इयर्स एज ग्रुप के लिए ये 3 इयर्स का स्कूलिंग हो गया। और उसके बाद में 3 इयर्स, जिसको हम पहले मिडिल स्कूल कहते थे, अभी भी मिडिल ही कहा है, वो एज ग्रुप रहेगा 11 to 14। और उसके बाद में 14 to 18 जो है वो इन्होंने 9 to 12 4 इयर्स का जो क्लास है वो किया है। तो इस तरह से जो है पहले प्रिपरेटरी, फिर फाउंडेशनल, और फिर मिडिल स्कूल, और फिर सेकेंडरी स्कूल। इस तरह से इसका जो करिकुलर स्ट्रक्चर है उसको कहा है 5+3+3+4। तो 3 इयर्स इन आंगनबाड़ी एंड प्री स्कूल एंड 12 इयर्स ऑफ 1 to 12, जो 12 इयर्स का जो कोर्स है वो। तो 5 इयर्स जो है वो यहाँ लग गए, 3 इयर्स जो है वो क्लास 3 to 5, अगेन 3 इयर्स 6 to 8 क्लास के लिए, और फिर 4 इयर्स 9 to 12 के लिए। तो इस तरह से ये एकेडमिक स्ट्रक्चर जो है वो अभी नया बना। और पहले जो था वो इस तरह का था कि जो 6 साल का बच्चा है उसको हम फर्स्ट में डायरेक्ट ले लेते थे। उसके पहले का कुछ वेल डिफाइंड नहीं था कि वेदर और किसी बच्चे ने प्रिपरेटरी स्कूल किया है नहीं किया है, इट डजंट मैटर। तो वो कुछ इंटरव्यू ऐसे कुछ लेके, ये गवर्नमेंट स्कूल की बता रहे हैं, इट्स नॉट अ प्राइवेट स्कूलिंग। उनका अपना क्राइटेरिया होता है, वो मतलब ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, उनका खुद का अपना टेस्टिंग या जो भी है क्राइटेरिया वो यूज करते हैं। बट गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट स्कूल में यदि डाल रहे हैं तो एज 5 to 6 में वो क्लास 1 में जाता था, और 16 to 17 इयर्स में उसकी जो है वो 10th होती थी। और फिर 17-18 इयर्स में वो जो है हाई स्कूल जो है वो पढ़ता था, 11th-12th। तो इस तरह से जो है वो पुराने जो है एजुकेशन सिस्टम था। इसके अलावा इन्होंने एक तरह से हम एक पूरा देख लेते हैं, इट इज अ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, है ना। और ये इन्होंने कहा है कि 100% ये कर देंगे 2030 तक। तो 2030 तक जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, उसमें सारी चीजें ये जो है लागू हो जाएंगी। और पहले जो था वो 10+2 सिस्टम था, यानी कि 9th और 10th करने के बाद जो है 2 साल 11th और 12th करते थे आप एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में। तो वो इन्होंने इस तरह से रिप्लेस कर दिया उसको। पहले 10+2 बोलते थे, अब ये बोलेंगे इसको 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू दीज एज ग्रुप्स जो अभी हमने देखे। और इसमें जो है गर्ल्स के लिए स्पेशल फंडिंग है, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए है ना। 10th एंड 12th जो है बोर्ड्स एग्जामिनेशंस जो है वो जो है टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसी से होंगे रादर देन मेमोराइज फैक्ट, जो एक तरह से रट्टा मार के और थ्योरी पढ़ पढ़ के एग्जाम ना हो करके जो कोर कॉम्पिटेंसी, मतलब कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है किसी भी सब्जेक्ट का, उस बेस पे वो एग्जाम देंगे। फिर वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप्स। यदि कोई नहीं पढ़ना चाहता आगे, बहुत हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहता, तो वोकेशनल एजुकेशन ले सकता है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकता है, कोई इंटर्नशिप्स कर सकते हैं छोटे छोटे, और फिर वो अपना काम खुद शुरू कर सकता है। सो अप टू एटलीस्ट grade 5 टू बी इन द मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। grade 5 तक जो है वो किसी भी मदर टंग में, जो भी स्टेट लैंग्वेज है उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें वो पढ़ सकते हैं। एंड बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 years इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। जो बीएड अभी कुछ समय पहले 1 साल या 1.5-2 साल में हो जाती थी,
अब उसके लिए आपको 4 years लगेंगे। मतलब ये भी एक बैचलर इन एजुकेशन जो है, जैसे और बैचलर डिग्री कोई 3 years की है, कोई 4 years की है, डिपेंड करता है। तो ये जो एजुकेशन बीएड जो करते हैं वो भी 4 years का हो जाएगा। फिर हायर एजुकेशन में यदि आपने कॉलेज कर लिया, उसके बाद में आप और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें फिर ये है कि एमफिल कोर्सेज जो है वो डिसकंटिन्यू किया, उसको बंद कर दिया गया है। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जो एजुकेशन है, रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं, जो आईआईटीज आईआईएम्स में जो है, उनको एक मॉडल की तरह से ये ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाएंगे। ये एक एजेंडा है। और एक हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI will be set up as a single umbrella body for the entire higher education, excluding medical and legal education। तो जो लॉ से रिलेटेड है या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके एजुकेशन को छोड़ करके एक कमीशन है बनाया इन्होंने, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसके अंदर सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बॉडीज हैं, वो काम करेंगी। एंड GER टू बी रेज, जो एजुकेशन रेट है, ग्रॉस एजुकेशन रेट टू बी रेज 50% बाय 2035, क्योंकि करंटली इट इज ओनली 26.3%। तो उससे बढ़ाकर 50% जो है वो करने का गोल है। अदर चेंजेस क्या हुए कि ऑटोनोमस बॉडी जो है, नेशनल एजुकेशन फ्री एक्सचेंज टेक्नोलॉजी फोरम, ये बनाया इन्होंने। और नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया, परख, है ना। परख मीन्स परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट हैज बीन क्रिएटेड, ये नया बनाया है। और वर्चुअल लैब्स जो बनाई हैं, एग्जिस्टिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो कि दीक्षा, स्वयं प्रभा, वो यूज करेंगे वर्चुअल लैब्स के लिए। और RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 aims to provide primary education to all children aged 6 to 14 years and forces education as फंडामेंटल राइट। तो एजुकेशन है ये एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। तो ये यहाँ पे आपका खत्म होता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। आप मेरे पास ऐसा PDF तो नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आपसे ऐसे ही वर्बली, और आप कोशिश करिएगा कि आप उसका आंसर दे सकें। ठीक है, रेडी? रेडी है? मैम आप पूछ लीजिए, फिर जवाब आएगा तो देखते हैं। हाँ हाँ, जवाब आएगा तो ही बताइए, अदरवाइज तो फिर हम बताएंगे। चलिए, अभी हमने पढ़ा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए? मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, जैसे आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अभी पढ़ा था हमने। मैम आयरिश। आयरलैंड है ना, नहीं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है बट द कंट्री इज आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो किसका है? तो इसमें मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड? बताइए। अभी मैम हम 1935। यस, वेरी गुड। चलिए, और पूछती हूँ मैं। मैम इसमें कंफ्यूजन है, बच्चे तो USA भी लिख रहे हैं। नहीं, USA नहीं है,
सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है वो मैंने आपको बताया था। मोस्ट प्रोफाउंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये लिख लो, आप समझ लो इसको। ओके मैम। उसमें से जो राइट्स है ना हमारे, वो यूएसए से लिए। ये एक स्लाइड में था कि कहाँ से क्या चीजें ली गई। अच्छा, प्रिएम्बल से क्या समझते हो आप? प्रिएम्बल मीन्स व्हाट? और ये किसने मतलब डिजाइन किया या लिखा? हाँ, इंट्रोडक्शन कह ले सकते हैं या ब्रीफिंग कह सकते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है वो। एंड तो मैम ये भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, वही है? नहीं 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 नहीं, ये ये ड्राफ्ट। यूएसए से लिया मैम, यूएसए से लिया है। हाँ, यूएसए से लिया है। और ये वो कौन सा लिंकन थे, उसी के वो थे सब। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? मैम 12 to 35। वेरी गुड, 12 to 35। चलिए थोड़ा सा हम आगे का भी देख लेते हैं। आगे का एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ आपसे। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारे इंडिया में, या वर्ल्ड की कह लो, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी। मद्रा नालंदा है। नालंदा मैम। नालंदा। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ मैं, और आप बताइए कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि कोई एग्जाम सिस्टम नहीं थे। और नालंदा है या तक्षशिला है भाई? तक्षशिला। हाँ, इट इज नॉट नालंदा, इट्स तक्षशिला। और इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी आप याद रखिए कि इट इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, and there was no examination system and no caste system। मतलब उसमें ये नहीं था कि आपको ये चीजें होनी चाहिए आपके एडमिशन के लिए। और ये यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम था या जो कल्चर था, इट हैज सम इम्पैक्ट ऑफ ग्रीस कल्चर। ग्रीक का जो कल्चर है वो थोड़ा सा इसमें था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है तक्षशिला की। और जो एंट्रिंग एज थी इस यूनिवर्सिटी के लिए, वो कितनी थी, किसी को याद है? मैम 16। 16 years, वेरी गुड, 16 years। और नालंदा में शायद 18 थी। नहीं, 16। मैम नालंदा में अलग थी। नालंदा में कितनी थी भाई, किसी को याद है? शायद 18 थी। नालंदा हाँ में 20, सारिका जी सही बता रही हैं, 20 थी मैम। हाँ, 18 to 20 years। ठीक है। चलिए, और एक चीज बताइए कि यूजीसी कब बना? विच इज इंस्टीट्यूटेड? 1953, 1956। 1953, 26, 28 दिसंबर। 28 December। ठीक है। एंड विच बॉडी रेगुलेट्स द हायर एजुकेशन ओवरऑल, जिसमें टेक्निकल, आर्किटेक्चर, जो इरिगेशन, मतलब एग्रीकल्चर, सबको गवर्न करता है जो बॉडी, वो कौन सी है?
मैम CABD, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यूजीसी है ना? मैम यूजीसी। ओके ओके UGC। और मैम नेट पे तो 1956 ही दिखा रहा है यूजीसी का फाउंडेड का। 1956 ही है। मैंने मैम 1956 बताया था तो सब 1953 बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं 1953 है। नहीं, 28 दिसंबर ये मैंने बोला, 28 दिसंबर 56। ओके मैम। मैम 1953 है। 53 है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। मैम 1953। अच्छा, ये जो ये जो दोबारा जो है ना, ये एक एक्ट बना था पार्लियामेंट का, ये 50 जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में। तो द गवर्नमेंट established the University Grant Commission by an act of parliament in the year 1956। वो है वो 56 वाला। बाकी जो इसका है यूजीसी का, वो यही होगा। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। 1953 होगा ना मैम फिर? हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा, कौन सा जो डॉक्यूमेंट है, इट इज टर्म्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? उसको किसको मैग्ना कार्टा बोला गया? वुड चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ये बोला ना किसी ने? वुड डिस्पैच मैम। एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जो आया, उसको हम और कौन सा कमीशन बोलते हैं? मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, सैडलर कमीशन। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अंडर विच कमीशन दिस यूनिवर्सिटी established? मैम एक बार ऑप्शन नोट बता दीजिए। सेडलर कमीशन मैम। हाँ, सैडलर कमीशन। यूनिवर्सिटी। इसके ऑप्शन मैंने हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, वुड डिस्पैच और सैडलर कमीशन, ये 4 बताए थे। तो सैडलर कमीशन इज द राइट आंसर। अच्छा, नेशनल नॉलेज कमीशन जो एनकेसी है, इट वाज हेडेड बाय हूम? मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर अनिल काडोडकर या सैम पित्रोदा? सैम पित्रोदा है। 2015 में जहाँ तक आया था। हाँ। एंड इसके अंदर हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज विल बी सेट अप? और जो टारगेट जो था, वो ग्रॉस एनरोलमेंट जो था, वो कितना % हो जाना चाहिए इस कमिटी के हिसाब से? ये कल हमने करा था 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटीज, एंड जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 30% हो जाना चाहिए था। ये इस कमेटी ने मतलब बताया था। एक और चीज है कि how much percentage was recommended by Kothari Commission and National Policy that should be spent on education in 1986 में? जो कोठारी कमीशन और ये आए, तो उनके हिसाब से, सॉरी, नेशनल पॉलिसी स्कीम आई ऑन एजुकेशन, तो कितना % जो है वो एजुकेशन पे खर्च होना था जीडीपी का? 4%, 6%? ओके, राइट, ठीक है। एंड एक और एसोसिएशन बना इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो वो कब सेटअप हुआ था ओरिजिनली कब सेटअप हुआ था? फिर बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। ओरिजिनली कब बना था ये इम्पोर्टेंट है। 1904 हाँ, 1902 और 1904
1902 I think. नहीं, it's 1925, चेक कर लेना इसको। Okay मैम। मैम ये आपने MHRD के बारे में बताया क्या? नहीं 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 नहीं, MHRD अभी कहाँ नहीं, इसका क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, ये एक बार रिपीट कर ये दो आप। एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बना था, है ना, प्री इंडिपेंडेंस। मतलब ब्रिटिशर जब रूल कर रहे थे तब उन्होंने जो यूनिवर्सिटी सेटअप की थी, उनके के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए, कंपैटिबिलिटी के लिए एक एसोसिएशन बना था, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ऑलराइट, तो उस यूनिवर्सिटी Okay. को सेटअप कब के, AIU उसको बोलते हैं, AIU, है ना, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इट वाज सेटअप इन 1925। अच्छा, एक लिटरेसी मिशन भी आया था साक्षर भारत के उसमें, तो वो स्टैब्लिश कब हुआ था, कुछ याद है आपको? ये शायद मैम 1993 के आसपास था क्या? 88, 1988। ओके मैम। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो नैक है उसका फुल फॉर्म क्या है? NAAC। ये मैम पूरा तो याद नहीं है। नेशनल असेसमेंट। ऑप्शन दे सकते हैं मैम? नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। देखो, नैक जो है वो किसके लिए बना था? नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। हाँ, NAC इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। जो भी यूनिवर्सिटीज बनी है उनको उनके ऊपर एक तरह से सुपरविजन करना, कि एसेस करना उनको, कि वो किस तरह से काम करते हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, कैसी फैकल्टीज हैं, कैसी लैब्स हैं, कितना वो स्पेंड करते हैं, अपने खर्च करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, फैकल्टीज की क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, और इस सब के बाद में फिर वो अप्रूवल देते हैं कि हाँ, दिस इज परफेक्ट, तो ये अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ जो यूनिवर्सिटीज हैं जो ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती हैं, उनको वो टर्मिनेट कर देते हैं। आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि ये यूनिवर्सिटीज की जो मान्यता है वो कैंसिल हो गई है ना। तो वो बोर्ड एक डिसाइड करता है, तो वो बोर्ड है NAC। और इस अलग अलग और भी बोर्ड्स हैं अपने टेक्निकल एजुकेशन के लिए और इस सब के लिए, लेकिन दिस ऑल आर गवर्न्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जितने भी सारे ये काउंसिल्स हैं या बोर्ड हैं, दे ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है UGC। हाँ, UGC, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज किस स्टेट में है? विच ऑफ द, मतलब विच स्टेट हैज द मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज? दिल्ली में मैम? नहीं, तमिलनाडु में है 28। एक्चुअली अच्छा। ऑटोनोमस कॉलेजेस आए ही स्टार्ट साउथ से ही हुए, वहाँ सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से परमिशन मिली, और जो भी एसोसिएशंस हैं या ट्रस्ट हैं या जो भी सोसाइटीज हैं, उन्होंने स्टैब्लिश किया, और बाद में फिर धीरे धीरे ये नॉर्थ में आए थे। स्टार्टिंग तो वहीं से हुआ था। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी? डीम्ड यूनिवर्सिटी मैम? मैम मणिपाल। मणिपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैम मणिपाल और सिक्किम मणिपाल अलग अलग है। नहीं, सिक्किम मणिपाल ही वैसे मेन है इसमें, और बाकी फिर इन्होंने अ, ये मैनेजमेंट का है एक, और बैंगलोर में है। इस तरह से उन्होंने फिर खोल रखे हैं अलग अलग जगह पे। मैम जब आपने पढ़ाया था ना तो उसमें वो दोनों नाम अलग अलग लिखे हुए थे। हाँ, वो यूनिवर्सिटीज अलग अलग है, मतलब वो कुछ फाइनेंस या MBA वगैरह कराती है, एक यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग और वो सब चीजें देखती है, इस तरह से है। अच्छा, CABE भी हमने देखा था कल,
तो उसका फुल फॉर्म क्या है और कब बना ये? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन मैम, फुल फॉर्म। हम्म। और ओरिजिनली मतलब कब सेटअप हुआ था ये? 1920। 25 में है ना, ब्रिटिशर्स रूल में ही हुआ था, बीच में फिर इसको खत्म कर दिया और फिर से दोबारा से इसको बनाया गया था। अच्छा, इग्नू कब बना? इग्नू 19 नो नो मैम 55 1955। नो नो नो, नॉट दैट, ये ओपन यूनिवर्सिटी है। ऑलराइट, ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट बाद में आया था। इग्नू तो मैम बहुत अभी मतलब शायद 2000 के आसपास रहा है। नहीं, 1985, याद रखिए इसको, 1985। 1985। हम्म। अच्छा, यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन का नाम तो आपको याद होगा। शांति पुण्यानंद ऐसे कुछ था मैम। हाँ, शांति स्वरूप भटनागर। चलिए, थोड़ा सा हमने कॉन्स्टिट्यूशन का भी देख लिया, थोड़ा पुराना भी देख लिया, और क्वेश्चन और सर, चलिए आई थिंक काफी हो गया। मैम अभी भी रह गया है क्या इसमें? नहीं, सारा कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया आपका। आप बस इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, कुछ यदि दिक्कत परेशानी हो तो फिर हम देख सकते हैं। अच्छा मैम, मैंने केवीएस मैदान पढ़ी थी, तो केवीएस मैदान में तो आगे मतलब लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के वो हाँ, वो पावर सब चीजें हैं, मगर वो मोर और लेस सेम ही है, जैसे एज उनकी सेम ही है, और जो भी उनके रिक्रूटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट तो क्या बोलेंगे, उनके सिलेक्शन के लिए जो भी चीजें चाहिए वो मोर और लेस सेम ही होती हैं। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जो थोड़ा बहुत जो जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया, जो भी अभी नई एक्ट बने, कमीशन बने, उनके बारे में हमने देख लिया। तो आई थिंक इट्स इनफ। तो यहाँ पे एंड करते हैं हम, और ठीक है। कल यदि हुआ तो मैं जो टीचिंग मेथडोलॉजी